आज हम बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्टिंग करते हैं कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर अलाइव होते हैं, मतलब जिंदा होते हैं। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब उनको कंपेयर किया गया है कि क्या प्रॉपर्टीज़ है लिविंग बीइंग्स की जो कंपेयर करते हैं हम नॉन लिविंग से। जैसे मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ग्रो, नीड फूड, खाने की ज़रूरत, एक्सक्रीट, रेस्पिरेशन, रिप्रोड्यूस। तो जो मेजर क्राइटेरिया है जो हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है या फिर ज़िंदा नहीं है, वो मूवमेंट है। मूवमेंट एनिमल्स में फास्ट होती है और ऑब्जर्व होती है आसानी से, हमें दिख जाती है। जैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह भागता है, जैसे डॉग रन करता है कैट के पीछे। लेकिन जो मूवमेंट होता है प्लांट में स्लो होता है और वो ऑब्जर्व्ड होता है डिफ़िकल्टी, मतलब वो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है वो विजिबल मूवमेंट नहीं होता। एनिमल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और वो अपनी मूव कराते हैं बॉडी पार्ट्स को, लेकिन प्लांट केवल अपनी बॉडी में जैसे लीव्स हैं, पत्तियां हैं, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, शूट्स हैं, वो उनको मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो प्लांट है और एनिमल है उनमें मूवमेंट होती है। एनिमल्स में मूवमेंट विजिबल होती है लेकिन प्लांट्स में हमारी विजिबल नहीं होती, उसको हम डिफ़िकल्टी देख सकते हैं। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ जीने में क्या करती हैं, मदद करती है एक तरह से। जैसे रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ। वैसे हम इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। एक हमारा न्यूट्रिशन है, एक रेस्पिरेशन है, एक हमारा एक्सक्रीशन है और एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये मेन 4 प्रोसेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट जो है हमारी न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड को लेना की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है बॉडी के अंदर, और फिर उसे कन्वर्ट करना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है। ये जो फूड होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम भागते हैं, हम पढ़ते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? मटेरियल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में वही समझा रखा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट है, ये न्यूट्रिएंट है जिसको ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। और आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा वीट के अंदर होता है, गेहूँ के अंदर। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? गेहूँ हो सकती है, चावल हो सकते हैं, कॉर्न हो सकते हैं, चॉकलेट हो सकती है। तो जब हम इन्हें खाते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। इनके अलावा जैसे प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी पार्ट्स के लिए होते हैं, जैसे स्किन के लिए, ब्लड के लिए, बोन्स के लिए, इनको बनाने में काम आते हैं। इन प्रोटीन के एग्जांपल हैं जैसे कैरेटिन, इलास्टिन, कोलेजन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम एंड मैनी मोर। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट ओनियंस में पाए जाते हैं, फ़िश में पाए जाते हैं, पटैटो में पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं, बीट रूट में पाए जाते हैं और वेजिटेबल और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये हमारे 5 तरीके से होता है, 5 टाइप्स के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। कई बार हम इसमें वाटर भी इंक्लूड कर देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर था कार्बोहाइड्रेट और फैट किसके अंदर होता है, फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल किसके अंदर होता है। और हम पहले ही छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या यूज़ होते हैं इनके, कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, किस किस में काम आते हैं। मिनरल्स हो गए, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, हमारी बॉडी में होते हैं। ऐसी प्रोटीन्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, फैट किस में पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को ऑब्टेन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉप मोड और एक हमारा हेटरोट्रॉप मोड। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब अपना खाना खुद बनाना एक तरह से। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं रहता दूसरे लिविंग बीइंग्स पर खाने के लिए। ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसे ऑटोट्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं
और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉपिक मोड है, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हेट्रो का मतलब है अदर्स और ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, मतलब दूसरों पर डिपेंड करना अपने भोजन के लिए। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप खाना नहीं बनाता और दूसरों पर डिपेंड करता है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बनाते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हो गए, मैन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, लायन हो गया, और बैक्टीरिया और फंगी ज़्यादातर, ये सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक भी डिवाइड हैं 3 टाइप्स में, एक होता है हर्बीवोर, एक होता है कार्निवोर, एक होता है ओमनीवोर्स। ये भी हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट खाएं वो हर्बीवोर्स, जैसे काऊ, डियर, रैबिट, एलिफेंट। कार्निवोर ऑर्गेनिज्म जो जो एनिमल खाएं वो कार्निवोर, जैसे एग्जांपल टाइगर, लायन, स्नेक, फ्रॉग। और ओमनीवोर जो प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं, जैसे कौवा, ह्यूमन, डॉग, स्पैरो। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह से, एक सैप्रोफाइटिक मतलब सैप्रोट्रॉपिक, उसको सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फर्स्ट है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, प्लांट एनिमल के, डेड एनिमल से और रॉटन ब्रेड से। और ऑर्गेनिज्म जिसमें सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो जो बचा हुआ मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक माने जिसमें कार्बन हो, चाहे डेड प्लांट्स का हो या डेड एनिमल्स का हो या रॉटन ब्रेड का हो, तो उसमें से जो फूड ऑब्टेन कर लेते हैं वो होते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब इस प्रोसेस को तो बोलेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना डेड प्लांट से लेते हैं, जैसे रॉटन लीव्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज़ और अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल फंगी जैसे ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम और बहुत सारे बैक्टीरिया। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड डिराइव करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, उसको मारता नहीं है। पैरासाइट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता है, और जिससे लेता है वो भोजन वो होता है होस्ट। याद रखना, उसे मारता नहीं है। कुछ एनिमल हैं जैसे प्लास्मोडियम एंड राउंड वॉर्म, और कुछ प्लांट हैं जैसे कैस्कटा जिसको अमार्बल भी बोलते हैं, और सेवरल फंगी और बैक्टीरिया भी होते हैं। थर्ड वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेता है अपनी बॉडी में इंजेशन प्रोसेस से। इंजेशन मतलब अपने माउथ में फूड डालता है, और इंजेस्टेड फूड फिर डाइजेस्ट होता है, बचता है, और फिर एब्जॉर्ब होता है सेल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स और ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं इसी प्रोसेस के थ्रू खाना खाते हैं। पहले अपने माउथ में जाता है उनके खाना, उसके बाद क्या होता है, वो फूड डाइजेस्ट होता है, फिर वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एब्जॉर्ब फूड है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं खुद। अब वो किस किस की मदद से बनाते हैं? तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, इन तीनों का इस्तेमाल कर कर फूड बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल है, और वो CO2, सनलाइट और वाटर का इस्तेमाल करके क्या बना देते हैं? फूड बना देते हैं, और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो कंडीशन जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या है? सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह से ये रिएक्शन लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो उसके ऊपर लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। C6H12O6 ग्लूकोज है, और O2 क्या है? हमारी ऑक्सीजन है। तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की किस तरह से रिप्रेजेंट की गई है? तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की ग्रीन लीव्स में होती है प्लांट के। फूड प्रिपेयर किया जाता है ग्रीन लीव्स के द्वारा, किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। जो फूड हमें मिलता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है, C6H12O6। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो अनदर फूड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्टार्च। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो होता है C6H12O6, और C6H12O6 के अगर N मॉलिक्यूल्स हों, मतलब जुड़ते चले जाएँ, एक लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक उससे, तो हमारा स्टार्च बनता है। ये स्टार्च जो है ये स्टोर्ड होता है हमारा फ्रूट्स के अंदर और पत्तियों के अंदर प्लांट्स के।
प्लांट जो है वो प्रोवाइड करते हैं फूड किसके लिए, एनिमल्स के लिए। खाना खुद बनाते हैं पहले, ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि, उसके बाद वो जो प्लांट है उनको कौन खाता है, एनिमल खाता है। ग्रीन प्लांट सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या बनाकर, कार्बोहाइड्रेट्स बनाकर। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है, हमारा फूड है, ग्लूकोज है। किस तरह प्लांट ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स होते हैं, मतलब होल्स होते हैं, जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, जो सरफेस पर होते हैं लीव्स की, प्लांट्स की। सेकेंड पॉइंट, द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीव्स ऑफ प्लांट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी के थ्रू एंटर करती है, स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स की सरफेस पर होता है। अब हर स्टोमेटल पोर है उसमें पेयर ऑफ गार्ड सेल होते हैं, और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है इन स्टोमेटल पोर्स की वो कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल, कि इनके बीच में जो होल हैं वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल पे, मतलब वही कंट्रोल करता है उसको। जब वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल के अंदर तो वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मतलब कर्व हो जाते हैं और पोर को ओपन कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड जब गार्ड सेल पानी को लूज़ करता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर्स को बंद कर देते हैं। अब किस तरह से प्लांट पानी ऑब्टेन करता है फोटोसिंथेसिस में, तो जो वाटर है वो किस तरह ऑब्टेन करता है, जो रूट्स होती हैं प्लांट की सॉइल के नीचे होती हैं, पता है सबको, तो उससे लेता है, किस प्रोसेस के थ्रू, हाई ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो फ्लो करता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो वाटर रिक्वायर्ड जो है प्लांट्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब्ड होता है किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, प्लांट्स की सॉइल से, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। जो वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है रूट्स ऑफ प्लांट से वो ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ जाइलम बेसल के थ्रू, पत्तियों तक जाता है जहाँ पर वो फोटोसिंथेटिक सेल तक पहुँचता है। प्लांट को ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। प्लांट इन मटेरियल को कहाँ से लेते हैं, वो भी ये सॉइल से ही लेते हैं, क्योंकि वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और हमारा मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो यूज़ करते हैं प्लांट प्रोटीन्स को बनाने के लिए और कंपाउंड को बनाने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, तो जो साइट है फोटोसिंथेसिस की किसी भी सेल में वो लीफ है, और वो क्या है, एक तरह से लीफ के अंदर है वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस सेल के अंदर होता है, वो फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर होता है। फोटोसिंथेटिक सेल को हम मेसोफिल सेल भी बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स के। इन सेल के अंदर ज़्यादा क्लोरोफिल होता है बाकी प्लांट सेल के मुकाबले। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो शो करता है कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक पॉटेड प्लांट लो, पॉटेड प्लांट मतलब जो गमला होता है जो घरों में हम यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रीन लीव्स हैं, और उसे एक डार्क प्लेस में रख दो 3 से 4 दिन के लिए, और उसकी लीव्स को डी स्टार्च कर दो। उसके बाद क्या करना है, जब हम इसे 3 से 4 दिन अंधेरे में रख देंगे, फिर एक थिन स्ट्रिप लेनी है एल्यूमिनियम फॉयल की, और उसे सेंटर पर लगा देनी है एक पत्ती के, मतलब टॉप और बॉटम थोड़ा सा छूट जाए उस पत्ती का, ताकि सनलाइट जो है उस पर फॉल ना हो कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ पर। तो जितने पार्ट पर आपने एल्यूमिनियम फॉयल लगाई है वहाँ पर सनलाइट ना पड़े। जो रिमेनिंग पार्ट है लीफ का उसे अनकवर्ड छोड़ दो, और उसको फिर सनलाइट, मतलब उसको सनलाइट पे रख दो। पहले तो स्टार्टिंग में 3-4 दिन क्या रखना था, डार्क प्लेस में रखना था। उसके बाद उस पर एल्यूमिनियम फॉयल लगा देनी थी। एल्यूमिनियम फॉयल लगाने के बाद ठीक है, अब आप उसको क्या करो, बाद में सनलाइट में रख दो। अब प्लांट को सनशाइन में रखो केवल 3 से 4 घंटे के लिए। अब वो जो आपने एल्यूमिनियम फॉयल लगाई थी उसे प्लग करो प्लांट से, और फिर क्या होगा, उसके ग्रीन कलर को रिमूव कर दो, जो ग्रीन कलर की क्लोरोफिल होती है उससे। आप लीफ को बॉईल कर सकते हैं एल्कोहल में वाटर बाथ की मदद से। फिर क्या करना है, फिर जो डीकलराइज लीफ है उसे वॉश कर देना है पानी के साथ, तो क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगी जो उस पर चिपकी हुई थी। अब प्योर आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द कलरलेस लीफ, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डालना है कलरलेस लीफ पर, और चेंज इन कलर ऑब्जर्व करना है लीफ पर। अब हमारा एक आयोडीन टेस्ट होता था, उसमें हम क्या करते थे, जैसे हम किसी भी जिसमें क्लोरोफिल होती है उसमें हम क्या डाल देते थे, हम आयोडीन डाल देते थे। तो जो ग्रीन कलर की जो हमारी पत्ती है वो चेंज हो जाती थी किस कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में। अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर आयोडीन है, अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अंदर आयोडीन नहीं है। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करा पूरा, ठीक है, कि पहले उसको अंधेरे में रखा उस प्लांट को
और फिर उसके बाद पत्ती पे हमने क्या, एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी, फिर 3 से 4 घंटे उसे धूप में रख दिया। उसके बाद ये जो हमने पूरी प्रोसेस करी, ठीक है, कि धूप में रखने के बाद उसे फिर उसका ग्रीन कलर को हटा दिया गया मतलब, और आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद हमने क्या ऑब्ज़र्व करा, तो जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला लीफ के कवर्ड पार्ट पर, मतलब जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, पूरी लीफ पर ही डालेंगे क्योंकि बीच से जो लीफ थी उस पर हमने क्या करा था, एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी थी, फिर उसको हटा दिया था। तो जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला कवर्ड पार्ट पर लीफ पे, तो वो जो कवर्ड पार्ट था लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हुआ। इसका मतलब जो मिडल पार्ट था लीफ का वहाँ पे कोई भी स्टार्च नहीं है, क्योंकि उसको आपने किससे बचा के रखा था, सनलाइट से बचा के रखा था। और जो अनकवर्ड पार्ट था लीफ का जिसमें डायरेक्ट लाइट आ रही थी वो ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। अब कंक्लूज़न क्या निकला कि जो पार्ट है लीफ का जो कवर्ड था और छिपा लिया गया सनलाइट से, उसके अंदर स्टार्च नहीं पहुँचा, और जो पार्ट है लीफ का जो जिस पर सनलाइट पड़ी उसके अंदर स्टार्च था। इसीलिए हम कहते हैं कि सनलाइट नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि स्टार्च हमारा ज़रूरी होता है। स्टार्च एक तरह से क्या होता है, ग्लूकोज के जो एन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट है कि हमें ज़रूरी होता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें वेराइजेटेड लीव्स होती हैं। वेराइजेटेड लीव्स का क्या मतलब है कि कुछ पार्ट में तो क्लोरोफिल है और कुछ पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। अब उसे सनलाइट में रखना है कुछ आवर के लिए, फिर आयोडीन टेस्ट करना है। और जो स्टेप्स थे हमारे 6 to 8 ऊपर जो हमने फॉलो करे थे, यहाँ से रिमूव इट्स ग्रीन कलर से लेके हमारे 8 स्टेप तक, इनको फॉलो करना है। फिर क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, फिर उसमें लीव्स ली, किसी में क्लोरोफिल है किसी में क्लोरोफिल नहीं है, उसे धूप में रख दिया, और उसके बाद आयोडीन टेस्ट के जो स्टेप्स थे 6 से 8 तक वो फॉलो करें। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे, क्योंकि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं कि क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे तो जिस पार्ट में क्लोरोफिल होगा वो जो पार्ट है पत्ती का ग्रीन से ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो जिस जगह जो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, स्टार्च नहीं है। तो कंक्लूज़न क्या निकला, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका एक्सपेरिमेंट, तो डिस्चार्ज करना है 2 पॉटेड प्लांट्स को। डिस्चार्ज का मतलब वही है कि हमारे कुछ पार्ट में क्लोरोफिल हो कुछ पार्ट में क्लोरोफिल ना हो। फिर इन पॉटेड प्लांट्स को 2 जार में डालना है। एक जार के अंदर, क्योंकि दोनों को अलग अलग में डालना है, एक के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और दूसरे के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम शो कर रहे हैं CO2, याद रखना। अब उसे सनलाइट में रख देना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होगा फर्स्ट जार में, वो सारी CO2 को निकाल देगा उससे, क्योंकि उससे रिएक्ट कर जाता है वो। और उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद, क्योंकि धूप में रख रखा है आपने, फिर आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स पर दोनों जार के अंदर। तुम देखोगे ऑब्जर्वेशन में कि जो लीफ है प्लांट की जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ था, CO2 निकल गई थी। इसका मतलब वहाँ पे कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। और जो लीफ है प्लांट की जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है फर्स्ट जार में वो सारी CO2 को रिमूव कर देता है। इसका मतलब जो पॉटेड प्लांट है फर्स्ट जार में उसमें CO2 नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए प्लांट जो है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसलिए इसका मतलब उसमें कोई स्टार्च नहीं है। और इसलिए कह सकते हैं CO2 भी ज़रूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने 3 एक्सपेरिमेंट कर लिए कि CO2 भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक एक्सपेरिमेंट क्या था कि क्लोरोफिल भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक एक्सपेरिमेंट था कि सनलाइट भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तीनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं होती तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, हेट्रोट्रॉप्स जिसे बोला गया है। तो एनिमल क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। क्योंकि अगर हम ऑटोट्रॉप की बात करें वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, लेकिन हेट्रोट्रॉप ऐसे नहीं होते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे फ्रूट्स पर, वेजिटेबल पर, मिल्क पर, फिश पर। अब न्यूट्रिशन है सिंपल एनिमल में। सिंपल एनिमल का यहाँ से मतलब है यूनिसेलुलर में। तो अमीबा और पैरामीशियम जो है दो सिंपल यूनिसेलुलर हैं, मतलब जिसमें सिंगल सेल हो। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, जितनी भी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की वो सिंगल सेल के द्वारा होती है। अब
ए है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा क्या होता है, ठीक है, इसका डायग्राम हम बहुत बार देख चुके हैं 6th क्लास में भी, इसमें आएगा तो दिखाता हूँ। अमीबा जो है वो टिनी प्लांट और एनिमल को खाता है एज अ फूड, जो पानी में तैर रहे होते हैं, क्योंकि अमीबा जो है पानी में रहता है। तो जो छोटे छोटे प्लांट है और एनिमल हैं उनको एज अ फूड ये खाता है, जो पानी में तैर रहे होते हैं, जहाँ ये रहता है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा है वो होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब जैसे इंसानों में होता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है, जो इंजेशन है और एक्सक्रीशन है वो पूरी बॉडी के थ्रू होता है। जो प्रोसेस है ऑब्टेन करना फूड अमीबा के द्वारा, उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब क्या क्या स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा में। अब अमीबा क्या है, वो फूड को कैप्चर करता है अपनी बॉडी में, किसके थ्रू, टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, और वो एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। जो एंजाइम एंटर करते हैं फूड वैक्यूल में साइटोप्लाज्म से, ये एंजाइम कन्वर्ट करते हैं जो उसने फूड लिया है उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में, जो उसकी बॉडी फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और डाइजेस्टेड फूड जो है वो उसकी बॉडी तक पहुंचता है, और बॉडी यूज़ करती है फूड को ग्रोथ के लिए। और जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का, वो किसी भी टाइम रैप्चर्स होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं फट जाता है, और वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से इसमें इंजेशन और डाइजेशन क्या होता है, पूरी बॉडी के थ्रू ही होता है। इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता कि जैसे इंसानों में होता है माउथ खाने के लिए, और एक्सक्रीशन के लिए अलग होते हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब एंजाइम्स क्या हैं, तो एंजाइम्स क्या हैं, जूस लाइक सब्सटेंस होते हैं जो सिक्रीट करते हैं ऑर्गन्स, जिसको ऑर्गन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे पेट के अंदर भी कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है। तो ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं जो एक्ट करते हैं बायो कैटलिस्ट की तरह, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे फूड बनने की प्रोसेस भी कह सकते हैं, या रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब 5 प्रोसेस हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में। सबसे पहले है इंजेशन। तो इंजेशन में क्या होता है, फूड को लेना हमारी बॉडी में, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन उसका पचना। तो जो प्रोसेस है जिसमें फूड में जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिसे बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना इस डाइजेस्टेड फूड का बॉडी पार्ट्स तक जितने भी हैं उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड हुआ है वो बॉडी सेल तक पहुंचता है और वो एनर्जी के लिए काम आए, ग्रोथ के लिए काम आए और रिपेयर के लिए काम आए, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर 5th स्टेप है हमारा ईजेशन। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ईजेशन। फिर हमारा न्यूट्रिशन है पैरामीशियम में। पैरामीशियम क्या है, एक टिनी यूनिसेलुलर एनिमल है, ये भी यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होता है इसमें और बहुत छोटा है, जो पानी में रहता है। इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं सिलिया। इसमें इंजेशन प्रोसेस भी होती है, सारी प्रोसेस होती है। तो इंजेशन क्या है, पैरामीशियम यूज़ करता है सिलिया को फूड पार्टिकल को स्वीप आउट करने के लिए पानी से, और उसे अपने माउथ में रख लेता है। उसके बाद सारी प्रोसेस डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन प्रोसेस में होती हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।